ड्रामा की शुरुआत होते ही डॉक्टर जियांग से कहती हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, इंटीमेसी की वजह से छोटे मोटे टीयर हुए हैं जिस वजह से तुम्हें दर्द हो रहा है। डॉक्टर पूछती है कितनी बार हुआ है, तो ये कहती है 17 टाइम्स। ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाती है। यहाँ खड़ी नर्स आपस में बात करने लगती है कि ये लड़की तो गाँव से है और देखो शहर में आकर पैसे कमाने के लिए कितनी घटिया काम कर रही है, और तो और देखो वो गले में कैसा लॉकेट पहनती है, जरूर मर्दों के अट्रैक्शन के लिए पहनती है। तभी इस हॉस्पिटल की लीडर शेन शुमान यहाँ आती है और कहती है कि ये हॉस्पिटल इस कंट्री का टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल है, तुम यहाँ पर ऐसी घटिया हरकतें नहीं कर सकती, शायद तुम यहाँ पर काम नहीं करना चाहती हो, क्या तुम फायर्ड होना चाहती हो। जियांग कहती है मैडम शेन, मैं यहाँ पर किसी पर डोरे नहीं डालती, प्लीज मुझे फायर मत कीजिए। कहती है ये सब छोड़ो, तुम अपने गले में ये क्या लटका कर घूमती हो। ये मनी मन में सोचती है कि अगर मैं ये लॉकेट ना पहनूं तो मेरे बॉडी के ओडर से ऑटोमेटिकली आदमी अट्रैक्ट हो जाएंगे। जिसके बाद हम 1 महीना पहले का सीन देखते हैं। वेल दोस्तों, चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को जरूर लाइक करना। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि कुछ महीने पहले ओवर टाइम करने के लिए आई हुई होती है और हमें बताती है कि वो हार्ड वर्क करके पैसे जमा करेगी ताकि वो अपनी माँ का इलाज करा सके। जियांग की नजर पड़ती है कि आज तो यहाँ पर एक से एक खूबसूरत नर्सेस आई हुई हैं। वो सवाल करती है कि यहाँ पेशेंट कौन है, तो नर्स बोलती है कि यहाँ पर सारी नर्स सिर्फ एक ही पेशेंट का ख्याल रखने आई हैं और वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा फैशन सेंस देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। और दूसरी तरफ हम मिस्टर हुआओ को देखते हैं। यहाँ असिस्टेंट आकर मिस्टर हुआओ को इन्फॉर्म करता है कि लड़कियों का जुगाड़ हो गया है, लेकिन मिस्टर हुआओ कहते हैं कि मुझे ऐसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो पैसों के लिए मेरे बेड तक आएंगी, इसीलिए उन सभी को यहाँ से जाने के लिए बोल दो। तभी मिस्टर हुआओ कहते हैं मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है, मुझे इतना हॉट क्यों फील हो रहा है। तो असिस्टेंट बोलता है ये सब ओल्ड लेडी का प्लान था, उन्होंने आपके वाइन में ऐसा कुछ मिलाया था। जिसके बाद असिस्टेंट बाहर आता है और कहता है जाओ टूट पड़ो उस लड़के पे, सभी लोगों को 10 मिलियन मिलेंगे। सारी लड़कियां फटाफट उसकी तरफ आती हैं और उसे टच करना शुरू कर देती हैं। जियांग ये सब खड़ी होकर बस देख ही रही होती है। तभी अचानक से मिस्टर हुआओ सबको यहाँ से भगा देते हैं। इसी चक्कर में जियांग का लॉकेट नीचे गिर जाता है और उसकी खुशबू रूम में फैल जाती है। इस खुशबू की वजह से मिस्टर जियांग को कुछ होने लगता है और वो उसे उठाकर टेबल पर बैठा देते हैं। कहते हैं तुम्हारी खुशबू इतनी ज्यादा यूनिक क्यों है। वो ये मनी मन में सोच रही होती है मैं किसी को पता नहीं चलने देना चाहती कि मेरे बॉडी में एक ऐसी फ्रेग्रेंस है। जियांग कहती है सर मैं यहाँ आपका ख्याल रखने के लिए आई हूँ, आप पेशेंट है ना। लेकिन मिस्टर हुआओ इसे जबरदस्ती किस करना शुरू कर देते हैं। ये चिल्लाना शुरू करती है। ये देखकर मिस्टर हुआओ होश में आते हैं और कहते हैं भाग जाओ यहाँ से। बेचारी भाग जाती है यहाँ से। तभी जियांग को डॉक्टर का कॉल आता है। जियांग वेंगशिन, आपकी माँ को डायलिसिस की जरूरत है और उसमें कम से कम 1 लाख युआन का खर्चा आएगा। टाइम पर अगर आप पैसे नहीं लाती हैं तो आपकी माँ को जान का खतरा हो सकता है। ये कहती है मैं कुछ भी करके पैसे लाऊंगी, प्लीज मेरी मॉम को बचा लीजिए। दूसरी तरफ मिस्टर हुआओ को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं आखिर वो औरत ने ऐसा कौन सा ट्रिक यूज किया जो मैं उसके जाल में फंस गया। मिस्टर हुआओ कहते हैं वो खुशबू दोबारा से आ रही है और हम देखते हैं जियांग इस कमरे में आ जाती है। मिस्टर हुआओ इसे अपने बाथ टब में खींच लेते हैं और जियांग इन्हें अचानक से किस करना शुरू कर देती है। मिस्टर हुआओ कहते हैं बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। ये इशारा करती है 1 और मिस्टर हुआओ मान जाते हैं और इसे किस करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हुआओ सवाल करते हैं ग्रैंडमा ने तुम्हें कितने पैसे दिए। ये कहती है नहीं मैं यहाँ पर केयर गिवर हूँ, मैं ये सब करने के लिए नहीं आई थी। मिस्टर हुआओ कहते हैं यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। और ये बेचारी रोते हुए यहाँ से चली जाती है। मिस्टर हुआओ को यहाँ पर जियांग की ID कार्ड मिलती है और दूसरी तरफ असिस्टेंट बेड पर लगा हुआ खून का स्टेन देखकर खुश होता है और कहता है मिस्टर हुआओ क्या आपको वो लड़की पसंद आई, क्या उसे दोबारा बुलाया जाए। मिस्टर हुआओ कहते हैं मुझे ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, उस लड़की को 10 मिलियन दे दो, ऐसी लड़कियों के मैं उधार नहीं रखता और अगर तुमने मुझे कुछ दोबारा उल्टा सीधा मिलाकर पिलाया तो मैं तुम्हें सीधा अफ्रीका भेज दूंगा। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जिसके फोन पर मैसेज आता है कि इसके पैसे निकाले गए हैं और ये कॉल करती है अपनी मौसी जैसी आंटी को। कहती है आपने मेरे कार्ड से पैसे निकाले हैं, आपको पता है ना मैं अपने मॉम के इलाज के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। आंटी कहती है सिर्फ 1000 युआन ही तो निकाला है, इतने में तो एनेस्थीसिया भी नहीं आएगा, तुम्हें तो सर्जरी करानी है, सोचो जरा इतने पैसे कहाँ से लाओगी। मैं तुम्हें एक तरीका देती हूँ पैसे कमाने का, तुमने जो लॉकेट पहन रखा है उसको उतार दो, तुम्हारे साथ ढेर सारे आदमी सो जाएंगे, ढेर सारे पैसे कमा लोगी, इस तरह से तुम अपनी माँ का भी इलाज करा लोगी। ये कहती है मेरी माँ जिंदगी भर मेहनत करके अंकल को पैसे दी, उनकी शादी वादी में हेल्प की और अब आज वो बीमार हैं, तो आप लोग चाहती हैं कि मैं अपने आप को भी बेच दूं। लेकिन आंटी फोन कट कर देती हैं, जिसके बाद जियांग यहाँ बैठकर रोने लग जाती है। दूसरे दिन जियांग हॉस्पिटल में बैठकर रो रही होती है, सोच रही होती है मैं क्या करूंगी। तभी शन आकर इसे थप्पड़ मारती है। कहाँ मुंह मारने गई थी तुम, मैंने तुम्हें इतनी बार बोला है कि ये हॉस्पिटल हुआओ फैमिली के अंडर में आता है, उन्हें पता चलेगा तुम्हारी जैसी घटिया लड़की हमारे हॉस्पिटल में है तो कितनी बदनामी होगी। तभी अचानक से जियांग को
उल्टी आती है और शन कहती है देखा ये लड़की उल्टी कर रही है, जरूर इसके पेट में किसी नाजायज इंसान का बच्चा है। जियांग मनी मन में सोच रही होती है हुआओ ने तो कहा था मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी, तो क्या वो एक बार फिर से मुझसे झूठ बोल रहा है। जियांग कहती है डॉक्टर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरी सिर्फ तबीयत खराब है, प्लीज मुझे फायर मत कीजिए, मैं सच में कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ब्लड टेस्ट के लिए बोला जाता है, लेकिन डॉक्टर कहती है मिस्टर हुआओ आने वाले हैं, इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट में अगर कोई गड़बड़ दिखेगी तो वो तुरंत बवाल खड़ा कर देंगे, सारी नर्स को नीचे भेजो और उन्हें ग्रीट करने के लिए बोलो। शन कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, जिसके बाद वो जियांग को कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो चाहे तुम्हारी तबीयत खराब हो, चलकर तुम्हें मिस्टर फू को ग्रीट करना ही होगा। दूसरी तरफ हम मिस्टर हुआओ को देखते हैं, यहाँ ग्रैंड लेडी का कॉल आता है और वो कहती है मैंने सुना कि कोई मुझे ग्रैंड माँ बुला रहा था। तो मिस्टर हुआओ कहते हैं कि जरूर आपको कोई वहम हो रहा है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, आपको ग्रैंड माँ बोलने वाला कोई नहीं है। जिसके बाद यहाँ असिस्टेंट मिस्टर हुआओ से कहता है कि आप हॉस्पिटल एक्वायर करने के लिए जा रहे हो, आप ऐसे पहले पर्सन हो जो इतने बड़े प्रेसिडेंट होने के बाद खुद से जाकर काम कर रहे हो, सच में आपको नर्सिंग डिपार्टमेंट की बहुत ही ज्यादा चिंता है। वो लड़की भी नर्सिंग डिपार्टमेंट से थी, क्या पता आपका वो बेड पर इंतजार कर रही हो। मिस्टर हुआओ कहते हैं जरूर उसने कोई टेक्निक यूज की होगी, नेक्स्ट टाइम मिलेगी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर हुआओ अपने असिस्टेंट से कहते हैं वेल क्या तुमने उसे 10 मिलियन दिया? तो असिस्टेंट कहता है सर आपने मुझे उस लड़की का नाम नहीं बताया था, इसीलिए जितने भी ग्रैंड लेडी ने वहाँ पर लड़कियाँ भेजी थी नर्सिंग डिपार्टमेंट से, मैंने उन सब को 10 मिलियन भिजवा दिया है। मिस्टर हुआओ कहते हैं ठीक है। असिस्टेंट कहता है क्या सच में आप उस लड़की से दोबारा कभी नहीं मिलना चाहते? पूरी रात तो आप उसके साथ सोए थे, आखिर क्या कमी है? मिस्टर हुआओ कहते हैं क्या तुम अफ्रीका जाना चाहते हो जो मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो? कहता है नहीं मुझे माफ कर दीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम सारी नर्सेस को बाहर खड़ा हुआ देखते हैं। शन कह रही होती है तुम्हें पता है मिस्टर हुआओ ग्रुप के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं, और वो कहती है कि तुम्हारी जैसी लड़की यहाँ खड़ा होना डिजर्व नहीं करती, मिस्टर हुआओ के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। एक लड़की कहती है मैडम शन आज तक मिस्टर हुआओ को कोई लड़की पसंद नहीं आई है, आप इतनी खूबसूरत हैं, शायद मिस्टर हुआओ आपको पसंद कर लें, और क्या पता आप दोनों की शादी हो जाए और आप उस घर की बड़ी बहू बन जाएं। इतना सब कुछ होने के बाद बस हमें भूल मत जाइएगा। दूसरी लड़की कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैडम शन की फिगर एकदम परफेक्ट है, ये हुआओ परिवार की पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए भी एकदम बेस्ट है, कितने खूबसूरत बच्चे पैदा कर सकती हैं ये। शन शुमान कहती है हाँ मैं तुम लोगों की बात मानती हूँ, मेरे से ज्यादा खूबसूरत आखिर कौन हो सकता है, मैं ही मिस्टर हुआओ के बगल खड़ी होने लायक हूँ। जियांग कहती है मैडम शन मैं तो यहाँ पर सिर्फ हार्ड वर्क करके पैसे कमाना चाहती थी, अपनी बदनामी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो शन कहती है मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम सिर्फ हुआओ कंपनी में इसीलिए आई हो ताकि तुम यहाँ पर प्रेसिडेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। मिस्टर हुआओ आने ही वाले होंगे, जल्दी से अपने गले से ये पेंडेंट निकालो, ये भी तुम्हारे मर्दों को ऑब्सेस्ड एंड सेड्यूस करने का कोई ना कोई तरीका होगा। और तभी यहाँ एंट्री होती है मिस्टर हुआओ शी हैंग की। सभी लड़कियाँ उनके पीछे भागती हैं कि वो कितने ज्यादा हैंडसम हैं। भागम भाड़ी के चक्कर में जियांग का लॉकेट गिर जाता है और वो जाकर मिस्टर हुआओ के बाहों में गिर जाती है। मिस्टर हुआओ कहते हैं ये तो वही खुशबू है जिस लड़की के साथ में सोया था। ये देखकर शन आगे बढ़ती है, कहती है मुझे पता था तुम कोई ना कोई ऐसा काम करोगी, निकल जाओ यहाँ से। मिस्टर हुआओ यही सोच रहे होते हैं कि वो खुशबू सूंघते ही मैं हेलुसिनेट करने लग जाता हूँ। यहाँ शन कहने लगती है सर मेरी बात सुनिए, मैं हुआओ कंपनी की नर्सिंग हेड हूँ, मैं पेशेंट्स की काफी ज्यादा चिंता करती हूँ और काफी अच्छा केयर करती हूँ, आप जैसा भी केयर सिस्टम मांगेंगे मैं आपको दे सकती हूँ। तभी मिस्टर हुआओ नीचे गिरा हुआ लॉकेट उठा लेते हैं और जियांग से कहते हैं ये तुम्हारा है ना? कहती है थैंक यू। मिस्टर हुआओ कहते हैं कहाँ से खरीदा? तो ये कहती है कि मैंने एक दुकान से खरीदा था, कुछ डॉलर में मिले थे, ये परफ्यूम जैसा स्मेल करता है। तो मिस्टर हुआओ कहते हैं दोबारा मुझसे दूर रखना, मुझे इसकी खुशबू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जियांग की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, तभी फिर से बीच में शन आ जाती है। तभी यहाँ पर एक औरत आती है अपने बच्चे को चिल्लाते हुए प्लीज मेरे बच्चे को कोई बचा लो। जियांग दौड़ कर भागती है, बच्चे के गले में कैंडी फंस गया होता है और वो उसे निकालने की कोशिश करती है। मिस्टर जियांग उसे ऐसा करते हुए देखते हैं। उस लड़की का शक्ल देखकर मिस्टर हुआओ को पिछली रात याद आती है। यहाँ बच्ची की गले से वो कैंडी निकल जाती है और ये देखकर मिस्टर हुआओ इम्प्रेस हो जाते हैं। खैर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर बताता है कि जियांग तुम तो प्रेग्नेंट हो। ये देखकर जियांग सोचती है मेरे पेट में मिस्टर हुआओ का बच्चा है, मेरी जैसी लड़की के पेट में उनका बच्चा, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जा रही होती हैं और कहती हैं मुझे अपना ग्रैंडसन चाहिए, मुझे जाने दो। सिक्योरिटी कहता है अगर सर को पता चला कि आपके कहने पर हम लोगों ने उनके लिए यूरोलॉजिस्ट का व्यवस्था किया था तो वो हमारा सर कलम कर देंगे। मैडम कहती है बढ़िया होगा अगर तुम्हारा सर कलम हो जाए। दूसरी तरफ डॉक्टर कहता है क्या सच में तुम इस बच्चे को गिराना चाहती हो? ये बात ग्रैंडमा सुन लेती हैं और कहती हैं बेटा तुम तो मिल गई, मैं तुम्हारी ही तलाश कर रही थी। ग्रैंडमा इसके करीब आते कहती हैं कि ओ माय डियर तुम्हारे पास भी एक अजीब सी फ्रेग्रेंस है। कहती है मैडम आपको कैसे पता? तो ग्रैंडमा कहती है बेटा ये बात मेरी इंट्यूशन कह रही है कि तुम मेरी फैमिली हो, तुम ही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो। ये कहती है मैडम आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरे पेट में किसी और का बच्चा है, मैं आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती। ग्रैंडमा कहती है बेटा तुम पहले ये तो बताओ कि उस बच्चे का पिता कौन है। तो ये बताने से मना करती है क्योंकि मिस्टर हुआओ बहुत बड़े इंसान है। ग्रैंडमा कहती है तुम्हें नहीं पता लेकिन मुझे पता है बच्चे का पिता कौन है। जियांग कहती है प्लीज ग्रैंडमा मेरे साथ मजाक करना बंद करिए, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ग्रैंडमा यहाँ अपने सिक्योरिटी से कहती है कि इस लड़की के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन निकाल कर लेकर आओ, जल्द से जल्द मैं इसकी शादी अपने ग्रैंड सन से करवाऊंगी। असिस्टेंट कहता है मैडम वो तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, न जाने किसका बच्चा उसके पेट में है, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं।
हैं। ग्रैंडमा कहती है तुम जैसे गवार लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझोगे, इसीलिए मैं जितना बोलूँ उतना करो। उस बच्चे का बाप सिर्फ और सिर्फ मेरा ग्रैंडसन है। तभी दूसरी तरफ जियांग को अचानक से उल्टी होती है और शन यहाँ आकर उसे थप्पड़ मारती है। कहती है जानबूझकर मिस्टर हुआओ के सामने बन रही थी, उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो उसका बाल पकड़ के जमीन पर धक्का दे देती है और उसे गाली देती है कि मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती, अमीर आदमियों को अपने जाल में फंसाना कोई तुमसे सीखे। ये कहती है मैंने कोई जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो बच्चे की सिचुएशन क्रिटिकल थी, अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करती तो शायद उसकी मौत हो जाती। शन कहती है तुमने कोई बच्चे की मदद नहीं की है, तुमने तो मिस्टर हुआओ को सिड्यूस किया है, उनके सामने बन रही थी तुम। जियांग मन मन में सोच रही होती है मैंने तो उसे कभी सिड्यूस किया ही नहीं, वही मेरे पीछे पड़ा था, उस दिन रात में भी मेरे पीछे वही पड़ा था। यहाँ शन उसके पेट पर मार देती है और कहती है स्पॉटलाइट में रहने का शौक है ना, पूरा का पूरा रेस्ट रूम की सफाई तुम ही करोगी। दूसरी तरफ मिस्टर हुआओ जियांग की आईडी से खेल रहे होते हैं। कहते हैं वो केयर गिवर यानी कि वो नर्स बहुत ही प्रोफेशनल थी, उसे नर्स नहीं होना चाहिए था, डॉक्टर होना चाहिए था। असिस्टेंट कहता है उस लड़की के डाटा के हिसाब से पढ़ाई में काफी अच्छी थी, ग्रेड्स भी काफी अच्छे थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया, इसीलिए आज वो नर्स बन के रह गई, लेकिन उसके ग्रेड के हिसाब से उसे तो डॉक्टर बनना चाहिए था। मिस्टर हुआओ फ्लैशबैक में याद करते हैं जब वो उस लड़की की बॉडी टच करते हैं तो कहते हैं तुम इतनी यंग क्यों हो, क्या तुम स्कूल की स्टूडेंट हो? तो कहती है नहीं नहीं, मैंने तो ड्रॉप आउट कर लिया है और मैं जॉब कर रही हूँ एज ए नर्स। असिस्टेंट कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप उस लिटिल रैबिट को दोबारा बुलाना चाहते हैं अपना ख्याल रखवाने के लिए। मिस्टर हुआओ कहते हैं मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूं क्या? बोलो बोलो भेज दूं क्या? असिस्टेंट कहता है नहीं नहीं, आप तो बहुत पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड सीईओ हो, आप नर्स डिजर्व नहीं करते। वो नर्स तो अभी क्लीनिंग रूम में सफाई कर रही है। कहते हैं हाँ चलो उससे मिलने। दूसरी तरफ हम शन को देखते हैं जो कि जियांग की पिटाई कर रही होती है। जियांग कहती है प्लीज मेरा पेट मत छुओ, मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, और वो अपना पेट प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी नर्स कहती है मैडम शन जरा ध्यान से देखिए, जिस तरह से ये अपना पेट पकड़ रही है जरूर इसके पेट में कोई बच्चा है। शन कहती है तुम्हारे पेट में कोई नाजायज बच्चा है और तुम चली हो मिस्टर हुआओ पर लाइन मारने। ऐसा बोलकर उसे थप्पड़ मारती है। शन कहती है ये प्रेग्नेंट है या नहीं, चलो चेक करते हैं। यहाँ सभी लोग उसका हाथ पैर पकड़ लेते हैं। ये मना करती है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन शन कहती है तुम्हें नहीं पता तुमने किससे पंगे लिए हैं, मिस्टर हुआओ के आसपास भी नजर आओगी तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा हो सकता है। एंड देन वो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। शन कहती है ये तो प्रेग्नेंट है। शन कहती है तुम्हारे जैसी घटिया लड़की हॉस्पिटल को डिस्टर्ब कर रही है, तुम्हें मैं फायर करती हूँ, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ। जियांग कहती है और मेरी सैलरी का क्या? शन कहती है तुम मुझसे क्या सवाल कर रही हो, तुम्हें फायर करने का फैसला सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मिस्टर हुआओ का भी है, उन्होंने ही मुझे कहा था कि मैं तुम्हें फायर कर दूं। तभी मिस्टर हुआओ यहाँ आते हैं। यहाँ उन्हें चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर अंदर आ जाते हैं। कहते हैं तुम नर्स लोग क्या कर रही हो, तुम लोगों को अपना जॉब करना चाहिए, तो यहाँ क्या कर रही हो? शन कहती है डॉक्टर ये लड़की बहुत ही ज्यादा खराब है, ये मिस्टर हुआओ को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लाइन मार रही थी उनपे। मिस्टर हुआओ नर्सिंग डिपार्टमेंट की बहुत ही इज्जत करते हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट के लिए बहुत काम करते हैं, अगर ये ऐसा करेगी तो मिस्टर हुआओ इस हॉस्पिटल से और नर्सिंग डिपार्टमेंट से गुस्सा हो सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं ओए लड़की, मिस्टर हुआओ तुमसे मिलना चाहते हैं। शन कहती है तुम्हें तो अपना बच्चा गिरवा देना चाहिए, एक दिन में तुम 17 बार 17 आदमियों के साथ सोती हो। डॉक्टर शन को चुप कराते हैं और कहते हैं बेटा जियांग, जरूर मिस्टर हुआओ ने तुम्हारा रिज्यूमे देखा होगा, वो तुमसे कोई उम्मीद लगाते हैं कि शायद तुम डॉक्टर बन जाओ नर्सिंग डिपार्टमेंट में। अब उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। तुम्हारे लिए ये फैंटास्टिक न्यूज है, तुम्हारा बहुत ही अच्छा प्रमोशन हो सकता है और बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। जियांग मन मन में सोचती है अगर ऐसा होगा तो मैं अपने बच्चे को सपोर्ट कर पाऊंगी, अपने मॉम का ट्रीटमेंट करा पाऊंगी और मैं भी शायद मैं अपने मेडिकल स्कूल की स्टडी भी कंप्लीट कर पाऊंगी। शन कहती है सर भूलिए मत, आपको याद है ना आपने एक बार इस लड़की को छेड़ा था, अगर ये लड़की मिस्टर हुआओ के पास जाती है या अगर आप इसे मौका देते हैं वहाँ तक जाने का और अगर गलती से भी इसने आपकी शिकायत लगा दी तब सोचिए आपका क्या होगा। ये सुनकर डॉक्टर कहते हैं तुम सही कह रही हो, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? शन कह रही है ये हमारे सामने है, मरे या जिए हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई नहीं है इसके आगे पीछे। वो डॉक्टर से कहती है आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसकी गंदी गंदी तस्वीरें लेकर अपने पास रख लें ताकि फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ब्लैकमेल करने के लिए भी काम देगा। डॉक्टर कहते हैं तुम तो सही कह रही हो, इस काम में बहुत मजा आएगा। यहाँ वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तभी दूसरी तरफ मिस्टर हुआओ अपने असिस्टेंट के साथ आ रहे होते हैं। असिस्टेंट कहता है इसी कमरे के अंदर वो लड़की होगी और वो दरवाजा खोल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तब तक जियांग को लोग टेबल के नीचे बांध कर रख देते हैं। मिस्टर हुआओ कहते हैं जिस लड़की ने सुबह सुबह एक बच्चे की जान बचाई थी वो कहाँ है? शन कहती है वो तो किसी घटिया आदमी के साथ डेट पर गई है, उसका यही कैरेक्टर है, वो हमेशा पेशेंट लोगों पे लाइन मारती है, पटाने की कोशिश करती है, ऐसी लड़की को आपके हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए। मिस्टर हुआओ कहते हैं अपना मुंह बंद रखो, मैंने देखा है वो कितनी मेहनती है। असिस्टेंट कहता है तुम लोग मिस्टर हुआओ को बहुत अच्छे से जानते हो, मिस्टर हुआओ से झूठ बोलना तुम लोगों पे महंगा पड़ सकता है। शन बैठ जाती है, कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर हुआओ कहते हैं बताओ वो लड़की कहाँ है? और तभी वो टेबल के नीचे जियांग को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक से असिस्टेंट कहता है मैडम की कंडीशन ठीक नहीं है, हमें फटाफट घर चलना होगा। दरअसल मिस्टर हुआओ जियांग को नहीं देख पाते, ये सिर्फ एक इत्तेफाक होता है। मिस्टर हुआओ कहते हैं मैं यहाँ से चलता हूँ,
लेकिन मेरे ऑर्डर पर इस फ्लोर को सील कर दो, कोई भी यहाँ से निकलना नहीं चाहिए, कोई भी यहाँ पर आना नहीं चाहिए, मैं इस जगह को पर्सनली इन्वेस्टिगेट करूंगा। मिस्टर हुआओ के जाने के बाद शेन और बाकी नर्सेस मिलकर जियांग को बाहर निकालती हैं। यहाँ ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर हुआओ इसके पीछे इतना ज्यादा पड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मिस्टर हुआओ का बच्चा है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर ये मिस्टर हुआओ का बच्चा होगा तो हमारी बैंड बच जाएगी। शेन कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इसका पैर तोड़कर इसे लंगड़ी बना देंगे, फिर देखते हैं मिस्टर हुआओ इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। वो जियांग का पेंडेंट निकाल देती है, जिसके बाद एक खुशबू रूम में फैल जाती है। डॉक्टर कहते हैं ये खुशबू मैंने पहले कभी नहीं सूंघी, ये औरत तो बहुत ही मस्त चीज है। वो लोग डॉक्टर के लिए उसे बेड तक ले जाते हैं ताकि डॉक्टर एंजॉय कर सके। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हुआओ घर पर आते हैं और ग्रैंड माँ से कहते हैं ये सब क्या चल रहा है। वो ढेर सारे सोने, जेवर, प्रॉपर्टी के पेपर्स लाइन से लगाकर रखी होती हैं। ग्रैंड माँ कहती हैं कि ये मेरी होने वाली ग्रैंड डॉटर के लिए बिटोरल गिफ्ट्स हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए वाइफ मिल गई है और तो और तुम्हारे बच्चे भी। ये ग्रैंड माँ से कहता है आप कैसी बात कर रही हैं? तो ये कहती है हाँ, तुम हॉस्पिटल में अपने सोलमेट से मिल चुके हो और मेरा मन कह रहा है कि वही तुम्हारी सोलमेट है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है, कहता है मैडम ये रहा जियांग के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन जो आपने मांगा था। उसका नाम जियांग शियुआई है और उसकी शादी नहीं हुई है और तो और वो कॉलेज स्टूडेंट है। मैंने सर्वेलेंस फुटेज भी चेक किया है, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ महीने पहले मिस्टर हुआओ के साथ कमरे में थी और रात बिता रही थी। इससे पहले वो कभी भी किसी मर्द से नहीं मिली, कोई रिलेशनशिप नहीं हुआ। मिस्टर हुआओ सोचते हैं क्या सच में महीना पहले वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी। ग्रैंडमा यहाँ पर थैंक यू बोलने लगती हैं। जीसस अल्लाह बुद्धा हर किसी को शुक्रिया कहती हैं कि अब तो मुझे पोता और बहू दोनों मिल जाएंगे। ये सब सुनने के बाद हुआओ कहता है ग्रैंडमा इतना खुश मत हो, ये वो मेरा बच्चा नहीं है। ग्रैंडमा कहती है तुम कितने घटिया लड़के हो, उसके साथ रात बिताकर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर रहे हो। डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो सिर्फ तुमसे मिली है, उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा मर्द नहीं है। मिस्टर हुआओ कहते हैं कि वो लड़की बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लड़की है, फ्यूचर में भी शायद वो डॉक्टर बन सके, पढ़ने में काफी अच्छी है। आप उसे जिस तरह की गोल्ड डिगर समझ रही हैं, वो वैसी बिल्कुल नहीं है कि आप उसे पैसे दे देंगी और वो अपना शरीर बेच देगी या आपकी घर की बहू बन जाएगी। ये सब कहकर वो चले जाते हैं। ग्रैंडमा मनी मन में कहती हैं मैंने तो ये सब कहा ही नहीं, पैसे कमा कमा कर इस लड़के की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं असिस्टेंट कहता है मास्टर क्या होगा अगर सच में उस रात में वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही जियांग शियायू निकले। मिस्टर हुआओ कहते हैं इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तभी मिस्टर हुआओ को जियांग का पेंडेंट मिलता है। वो इस पेंडेंट को स्मेल करते हैं और कहते हैं इसमें से एकदम उस लड़की जैसी खुशबू आ रही है, ढूंढो उसे, वो कहाँ है। तभी दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं। शेन शुमान उसे एक कमरे में लेकर आती है। डॉक्टर कहता है बहुत लंबे समय से तुम पर मेरी गंदी नजर थी, फाइनली इतने लंबे समय बाद मुझे ये मौका मिला है। शेन कह रही होती है क्यों, मजा आ रहा है ना, बहुत सेड्यूस करने का तुम्हें शौक है, तो चलो अब मजे लो। दूसरी तरफ हम बॉडीगार्ड्स को देखते हैं जो कि जियांग की तलाश कर रहे होते हैं। बॉडीगार्ड कहते हैं कि हमने सेक्शन ABC सब जगह ढूंढ दिया लेकिन वो नहीं मिल रही हैं। मिस्टर हुआओ ऑर्डर देते हैं पूरा हॉस्पिटल छान मारो, मुझे वो लड़की किसी भी कंडीशन में चाहिए। दूसरी तरफ हम इन लोग को देखते हैं जो कि जबरदस्ती इसके साथ करने की कोशिश करता है। जियांग बार बार कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, और एक लड़की जो कि इन दोनों की वीडियो बना रही होती है। शेन शुमान कहती है ये वीडियो तो बहुत ही मस्त बन रही है, मैं इसे जापानीज वेबसाइट पर पोस्ट करूंगी। तभी एक नर्स आकर कहती है डॉक्टर प्लीज रुक जाइए, मास्टर हुआओ के बॉडीगार्ड्स इसी तरफ आ रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। उन्होंने कहा है कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं और अगर वो व्यक्ति नहीं मिला तो वो पूरे हॉस्पिटल को बर्बाद कर देंगे। शेन कहती है आखिर वो किसकी तलाश कर रहे हैं। शेन कहती है हमें इस लड़की को ठिकाने लगाना होगा। डॉक्टर कहता है सच में मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, मैं तो यहाँ पर शॉट लगाने वाला था लेकिन देखो मेरी किस्मत कितनी खराब है। तभी बॉडीगार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं। शेन कहती है मिस्टर हुआओ आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मिस्टर हुआओ अपने असिस्टेंट को ये रूम खोजने के लिए बोलते हैं। सभी लोग डर जाते हैं लेकिन असिस्टेंट कहता है मास्टर हुआओ यहाँ तो कोई नहीं है। ये सुनकर शेन खुश हो रही होती है। मिस्टर हुआओ सोचते हैं वो यहाँ नहीं है लेकिन मुझे उसकी आवाजें यहीं से आ रही थी। मिस्टर हुआओ यहाँ से जाने लगते हैं। तभी इन्हें प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली किट मिलती है और ये मन में ग्रैंडमा की बात याद करती हैं कि तुम किसी लड़की को प्रेग्नेंट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश कर रहे हो। मिस्टर हुआओ मन में सोचते हैं वो लड़की तो सच में प्रेग्नेंट है और वो गुस्से में डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेते हैं और चिल्लाकर सवाल करते हैं कि मेरी जियांग शियू कहाँ है। शुमान कहती है प्रेसिडेंट हुआओ हम नहीं जानते वो कहाँ पर है, वो लड़की बहुत लेजी है, मे बी शायद वो कहीं अपना मुंह काला कर रही होगी। फाइनली मिस्टर हुआओ का बॉडीगार्ड शेन शुमान पर हाथ उठाता है और सवाल करता है बताओ मिस जियांग कहाँ पर है। कहती है मुझे नहीं पता वो कहाँ है और वो यहाँ पर भी नहीं थी। मिस्टर हुआओ कहते हैं तुम कह रही हो वो यहाँ पर नहीं थी तो फिर ये प्रेगनेंसी टेस्ट का क्या मतलब है। कहती है मिस्टर हुआओ वो तो ये मेरा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर हुआओ कहते हैं तुम कैसी बात कर रही हो। ये कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो टच करके देखिए। और बॉडीगार्ड दोबारा से थप्पड़ मारता है और कहता है तुम अपने आप को समझती क्या हो। मिस्टर हुआओ को काफी गुस्सा आ रहा
होता है और वो यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर कहता है वो लड़की मेरे हाथ लग चुकी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो लड़की मेरे हाथ कभी नहीं लग पाएगी। शन कहती है आप चुप रहिए, कम से कम हम लोग बच गए। सेन शुमान तो ये भी कहती है वो लड़की प्रेग्नेंट है, मुझे उसे सबक सिखाना होगा, उसकी माँ को भी। दूसरी तरफ असिस्टेंट मिस्टर हुआ से सवाल करता है कि मैडम जियांग को ढूंढना कंटिन्यू करे या ना। तो मिस्टर हुआ कहते हैं ऑब्वियसली उसे ढूंढो, आखिर कोई जीता जाता इंसान अचानक से कैसे गायब हो सकता है। असिस्टेंट कहता है शायद हमें ग्रैंड लेडी की भी हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही नॉलेजेबल हैं, उनके इंट्यूशन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, वो जियांग को ढूंढने में हमारी मदद कर सकती हैं। मिस्टर हुआ कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग सटक गया है, तुम ऐसी चीजों पर बिलीव कब से करने लगे। लेकिन तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा तो यहाँ बैठकर प्रेयर्स कर रही होती हैं। मिस्टर हुआ कहते हैं क्या सच में ये असरदार है। तो ग्रैंडमा कहती है मुंह बंद करके रखो, मैंने एक लिटिल रेड बुक में पढ़ा था कि पहले के लोग ये प्रेयर का इस्तेमाल करके अपनी कैट को ढूंढते थे। तो मिस्टर हुआ कहते थे हमें लड़की ढूंढना है, कैट नहीं ढूंढना। तो ग्रैंडमा कहती है शांत रहो। जिसके बाद वो कहती है देखो बात बन गई, ये सीजर को ध्यान से देखो, साउथ ईस्ट की तरफ इशारा कर रहा है। अब तुम लोग यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो, जाओ जाओ उसे ढूंढो जल्दी। मिस्टर हुआ कहते हैं सच में आपसे हेल्प लेना एकदम यूजलेस है। तभी एक बंदा आता है, कहता है मैडम मिल गई, और वो साउथ ईस्ट में मिली है। ग्रैंडमा कहती है देखा तो मुझे यूजलेस कह रहे थे, लेकिन मैंने जो बोला बिल्कुल वैसा हुआ। ये प्रेयर बहुत ही इफेक्टिव है, हर चीज को ऐसे यूजलेस नहीं बोलते। ग्रैंडमा कहती है इस प्रेयर के हिसाब से मुझे ये भी पता चला है कि ये लड़की तुम्हारी बीवी तो बनेगी, लेकिन इसके आते ही घर में तुम्हारे लिए बहुत सारा गुड लक आएगा। जैसे ही ये लड़की हमारे घर में आएगी हमारे स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा ऊपर बढ़ जाएंगे, बिल्कुल रॉकेट की तरह, और तुम्हें काम करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर हुआ ये सब सुनकर चले जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जियांग कैसे यहाँ से भागती है। जियांग कहती है कि अगर मैं हर दिन इस टॉयलेट की सफाई नहीं करती तो मुझे नहीं पता चलता कि बालकनी से कैसे भागते हैं। ये अपने पेट में बच्चे से बोल रही होती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी जान बचा ली है, तुम बिल्कुल सेफ हो। तभी अचानक से दरवाजे पर मिस्टर हुआ आ जाते हैं। ये कहती है मिस्टर हुआ क्या आप ये चेक करने आए हैं कि मैं काम कर रही हूँ कि नहीं। मैं आज एब्सेंट हूँ, मैंने अपनी पैकिंग वैकिंग नहीं की है। यहाँ उसका ब्रा पड़ा होता है जो कि वो तुरंत छुपा देती है और मिस्टर हुआ को बैठने के लिए बोलती है, लेकिन एक खिलौना मिस्टर हुआ को छुप जाता है और कहती है डोंट वरी ये छोटा सा डक है। मिस्टर हुआ कहते हैं क्या तुम यही सब खाना खाती हो। ये कहती है हाँ, ये किमची मेरी मॉम ने बनाया है अपने हाथों से, ये बहुत ही डिलीशियस है, आपको भी ट्राई करना चाहिए। मिस्टर हुआ मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि ये प्रेग्नेंट है और ऐसे सादा खाना खा रही है। ये कहते हैं मैं तुमसे बात करने आया हूँ। तभी रूममेट दरवाजा नॉक करती है। ये सुनने के बाद तो जियांग डर जाती है और सोचती है कि अगर मैंने दरवाजा खोल दिया और अगर उन लोगों ने मिस्टर हुआ को यहाँ देख लिया तो वो लोग यही सोचेंगे कि मैं मिस्टर हुआ को सेड्यूस कर रही थी और अपने जाल में फंसा रही थी, जिसके बाद मुझे फायर कर दिया जाएगा। मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगी और अपनी माँ का इलाज भी नहीं करा पाऊंगी, बच्चे को भी नहीं पाल पाऊंगी। जिसके बाद वो मिस्टर हुआ को कहती है मिस्टर हुआ आप यहाँ खड़े रहिए और प्लीज कोई आवाज मत करिएगा। जिसके बाद शन शुनाम दरवाजा खोलकर अंदर आती है और गाली देकर कहती है कि अच्छा तो तू यहाँ छुपी हुई थी, ये तुम्हारा वर्किंग आवर्स है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम टॉयलेट से कैसे भागी। ये कहती है टीम लीडर शन आज मेरी तबीयत खराब है, मैं दोपहर में काम करने आ जाऊंगी, मैंने जितने भी घंटे काम नहीं किए हैं उतना घंटा मैं एक्स्ट्रा काम कर दूंगी। शन कहती है तुझे क्या लगता है कि ये हॉस्पिटल तेरे बाप का घर है। ये सब सुनकर मिस्टर हुआ को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो पीछे आकर बैठते हैं और कहते हैं तो क्या ये तुम्हारे बाप का हॉस्पिटल है। शन कहती है मिस्टर हुआ मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप यहाँ पर हैं, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी, मैं इन लोगों की लीडर हूँ। मैं इस लड़की को हमेशा गालियाँ इसीलिए देती हूँ क्योंकि हमें पता चला है कि ये बाहर अनजान 17 लोगों के साथ सो चुकी है, इसकी जैसी लड़कियाँ हमारे हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए। मिस्टर हुआ कहते हैं अपना मुंह बंद करके रखो, मुझे तो लग रहा है कि तुम र्यूमर फैलाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी हो और अगर हॉस्पिटल छोड़कर जाना चाहिए किसी को तो वो तुम हो। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और ऑर्डर देते हैं कि पूरे बेंजिन में किसी भी हॉस्पिटल में इस लड़की को हायर कोई नहीं करेगा। ये कहती है मास्टर हुआ प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मैं पैसे कैसे कमाऊंगी। आपको नहीं पता क्या इस लड़की का प्राइवेट पार्ट भी खराब हो चुका है, ये बाहर इतने आदमियों के साथ सो चुकी है। और असिस्टेंट इसे उठाकर जबरदस्ती यहाँ से ले जाता है। जिसके बाद हुआओ आते हैं जियांग के पास। जियांग कहती है क्या हुआ सर। ये कहती है मैं आज के बाद आपको कभी नहीं दिखूंगी, लेकिन प्लीज मुझे काम से मत निकालिए। हुआओ मन में सोच रहा होता है कि मैंने तो अपने असिस्टेंट को बोलकर इसे 10 मिलियन दिलवा दिया था, तो फिर ये काम करने के लिए इतना परेशान क्यों है। मिस्टर हुआओ कहते हैं कपड़ा चेंज करके चलो मेरे साथ। नेक्स्ट सीन में ये इसे डॉक्टर के पास लेकर आते हैं। जियांग काफी नर्वस हो रही होती है। डॉक्टर कहती है नर्वस मत होइए, मैं हुआओ परिवार की प्राइवेट डॉक्टर हूँ, मैं बहुत ही प्रोफेशनल हूँ, आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। जिसके बाद वो चेक करती हैं और कहती हैं मैडम आपको अच्छे से रेस्ट करने की जरूरत है। जिसके बाद डॉक्टर बाहर आती हैं और कहती हैं मैं हुआ परिवार में 30 साल से डॉक्टर हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इस लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। तो ये बताता है कि मैडम देखिए जो भी बात है पहले मुझे बताइए उसे हुआ क्या है। तो आंटी कहती हैं इस लड़की के साथ बहुत ही भयंकर इंटिमेसी हुई है,
तुम्हारे साथ हुई है ना? तो ये कहता है हाँ। ये पूछती है मैं जानना चाहती हूँ कौन सा पोजीशन था एंड तुमने ऐसा क्या कर दिया कि इस बच्चे की इतनी ज्यादा कंडीशन खराब है? तो ये बताता है कि मैंने एक रात में 17 टाइम्स किए थे और मैंने सारे किस्म के पोजीशंस ट्राई किए थे। डॉक्टर को काफी ज्यादा घिन आती है। वो कहती है तुम तो लिविंग डेविल हो, बेंजिंग में मैंने ऐसा इंसान कहीं नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे परिवार में इतना बड़ा शैतान पल रहा है। वो लड़की अभी बहुत ही ज्यादा यंग है, अभी अभी उसके जेनिटल्स डेवलप हुए हैं और तुमने उसके साथ क्या कर दिया। ये काफी परेशान होता है और मन ही मन में गुस्सा कर रहा होता है कि काश मुझे उस रात में ड्रग ना दिया गया होता, मैंने ये क्या कर दिया। और ये पूछता है कि देखिए जितने पैसे लगेंगे मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज उसे दोबारा से क्योर कर दीजिए। मैडम कहती है मैंने तुम्हें पहले इतना कभी नर्वस नहीं देखा, मुझे लगता है तुम सच में उस लड़की की चिंता करते हो। डॉक्टर कहती है मैं मेडिसिन दे रही हूँ, उसकी मेडिसिन चलेगी और कुछ मेडिसिन लगाना भी होगा और 1 महीने तक कोई भी इंटिमेसी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज दोबारा से उसके जेनिटल टीयर हो जाएंगे और उसके बहुत खून बहेंगे, इतने खून बहेंगे कि शायद वो मर भी सकती है। मिस्टर हुआ कहते हैं डोंट वरी, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। जिसके बाद जियांग बाहर आती है। मिस्टर हुआ का फेस देखकर सोचती है कि आखिर से हो क्या गया है, प्रॉब्लम मुझे है और गुस्से में ये दिखाई दे रहा है। खैर छोड़ो, मुझे तो दोबारा काम पे जाना पड़ेगा, इसने मुझे मेरे पैसे भी नहीं दिए हैं। ये कहती है ठीक है मिस्टर हुआ, तो मैं काम पर चलती हूँ। मिस्टर हुआ मनी मन में सोच रहे होते हैं कि इसे पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत है कि इतने प्रॉब्लम में भी ये काम करने जा रही है, और ये इसका हाथ पकड़ के कहते हैं तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। जिसके बाद हम इसे एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और ये कहती है इतने महंगे कपड़े और इतने महंगे रेस्टोरेंट में ये मुझे क्यों लाया है। कहीं इसे याद तो नहीं आ गया कि इसे मुझे 1 लाख युआन दे रहे हैं, मुझे पैसे तो दे ही सकता था, लेकिन रेस्टोरेंट क्यों लेकर आया। यहाँ वो उसे मेन्यू दिलवाते हैं और कहते हैं तुम्हें जो भी खाना है फटाफट ऑर्डर करो। तब ये देखती है यहाँ एक स्टेक तो 1 लाख युआन का कॉस्ट करता है। ये सोचती है अगर मैं इतना महंगा खाना खा लूंगी तब तो मिस्टर हुआ को मुझे कोई पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेंगे। कहती है मिस्टर हुआ मुझे कोई भूख नहीं लगा है, और मिस्टर मनी मन में सोच रहे होते हैं कि प्रेग्नेंट है और खाना भी नहीं खा रही, कैसी औरत है कि अपने बच्चे का ख्याल तक नहीं रख रही। मिस्टर हुआ कहते हैं देखो मैडम तुम्हें खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। तो ये कहती है ठीक है ठीक। वेटर से पूछती है कि सर यहाँ पे सबसे सस्ता खाना जो भी है वही लेकर आप आइए। तो वेटर बताता है सबसे सस्ता खाना भी यहाँ पर 10,000 युआन के अंदर आता है। तो मिस्टर हुआ ऑर्डर देते हैं। जियांग सोचती है क्या अमीर लोग नूडल्स चॉपस्टिक से नहीं खाते हैं और उसे चम्मच पकड़ने आता ही नहीं। एक आदमी कहता है कि आखिर ये गांव की लड़की कहाँ से आ गई जिसे खाने तक का शऊर नहीं है। सभी लोग यहाँ उसका मजाक उड़ाते हैं। जियांग मन मन में सोच रही होती है मेरी वजह से मिस्टर हुआ की इंसल्ट हो रही है। तभी मिस्टर हुआ ऑर्डर देते हैं उसे यहाँ से निकालने का और तुरंत वेटर पकड़कर उसे यहाँ से निकालने लग जाते हैं। ये कहता है मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये लड़की तुम लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो मिस्टर हुआ रोकते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ रेस्टोरेंट से निकाल रहा हूँ। तो वो कहता है आप कहना क्या चाह रहे हैं। मिस्टर हुआ कहते हैं मैं तुम्हें बेंजिंग शहर से निकाल रहा हूँ। कहता है सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरा सारा बिजनेस बेंजिंग शहर में ही है, अगर आप मुझे यहाँ से निकाल देंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मिस्टर हुआ प्लीज ऐसा मत करिए। मिस्टर हुआ कहते हैं इस आदमी के साथ जो जो हंस रहा था वो सभी लोग यहाँ से निकल जाओ, यानी कि बेंजिंग शहर से निकल जाओ। सभी लोग उनसे माफी मांगने लग जाते हैं कि प्लीज मिस्टर हुआ हमारे साथ ऐसा मत करिए, लेकिन मिस्टर हुआ कहते हैं कि मैं रेस्टोरेंट में शांति से नाश्ता करने आया हूँ, इन लोगों को निकालो यहाँ से, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। जिसके बाद मिस्टर हुआ अपने हाथों से फिश काटते हैं और कहते हैं तुम नूडल्स नहीं तुम फिश खाओगी, तुम्हारी प्रेगनेंसी में तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए अच्छा होगा। ये हैरान हो जाती है और मनी मन में सोचती इसे कैसे पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिसके बाद ये याद करता है कि उन सभी लोगों को इसने बेंजिंग से निकाल फेंका, अगर इसे पता चल गया है तब तो ये मुझे भी निकाल फेंकेगा बेंजिंग शहर से। मेरी मॉम यहीं पर है, यहीं उनका हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, मेरा क्या होगा अब। मिस्टर हुआ सोचते हैं इस लड़की की आंखें लाल क्यों है, कहीं मैंने इसे डरा तो नहीं दिया। ये सवाल करती है मिस्टर हुआ आपको कैसे पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये किट दिखाते हैं। ये देखकर ये सोचती है मैं बहुत ही केयरलेस हूँ। मिस्टर हुआ कहने वाले होते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, तभी से ये चिल्लाने लग जाती है प्लीज मुझे बेंजिंग शहर से मत निकालिए, प्लीज मुझे जॉब से फायर मत करिए, मुझे वो 1 लाख युआन भी नहीं चाहिए और आप मेरे बच्चे के पीछे भी मत पड़िए, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, बस मेरी सैलरी रहने दीजिए और मुझे जॉब से मत निकालिए, मुझे अपना बच्चा अकेले पालना है और अगर आप मुझे जॉब से निकाल देंगे तो मैं बहुत ही परेशानी में आ जाऊंगी। मिस्टर हुआ कहते हैं कि तुम 1 लाख युआन में क्या कर लोगी, अपनी सैलरी में क्या कर लोगी, मैं तुम्हें बेंजिंग शहर से नहीं निकाल रहा हूँ और न ही तुम्हें तुम्हारी जॉब से फायर कर रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर हैरान हो जाती है क्योंकि ये तो सीक्रेट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है। मिस्टर हुआ इसे कहते हैं कि बच्चा पैदा कर लो 1 साल के अंदर, जिसके बाद मैं तुम्हें 1 बिलियन दूंगा, फिर उसके बाद तुम बेंजिंग शहर भी छोड़कर जा सकती हो, जो मन करे वो कर सकती हो। तो ये सोचती है कि अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगी तो शायद मैं अपने बच्चे को कभी नहीं देख पाऊंगी, लेकिन मेरे मॉम के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी पैसों की जरूरत है, लेकिन आई थिंक मुझे साइन कर देना चाहिए, बच्चा इसके साथ रहेगा तो अच्छी जिंदगी काट पाएगा, मुझे अपनी मॉम का भी ख्याल रखना है।
जिसके बाद ये साइन कर देती है। मिस्टर हुआओ मनी मन में सोचते हैं, पैसे का नाम सुनकर फटाफट ये एग्री कर गई। सच में ये लड़की तो गोल्ड डिगर है, किसी भी लड़की को पैसों से खरीदा जा सकता है। जिसके बाद मिस्टर हुआओ जियांग को घर पर लेकर आते हैं। सभी लोग उनका वेलकम करते हैं। मेड कहती है, मैडम ये डेली नेसेसिटी है जो कि आपके लिए यहाँ पर सर ने प्रोवाइड कराया है। और तो और आपके स्किन के लिए, डाइट के लिए, फैशन के लिए यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी रखे गए हैं। किसी भी चीज की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मैडम जो कि पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट हैं, आपको डिप्रेशन एंड एंजाइटी से बचाएंगी, आपकी बॉडी को रिकवर कराएंगी। मिस्टर हुआ कहते हैं, मेरा कॉल आ रहा है, मैं आता हूँ। वो चले जाते हैं। मेड कहती है, जाओ मैडम को ज्वेलरी दो। दूसरी मेड कहती है, मैं इस लड़की के करीब नहीं जाऊंगी। ये लड़की एक केयर गिवर थी, जरा सोचो मिस्टर हुआओ के करीब ये कैसे आई होगी, मिस्टर हुआओ के बेड तक ये कैसी पहुंची होगी। ये बहुत ही घटिया लड़की है, इससे अच्छी सैलरी तो हमारी है, इससे अच्छे पोजीशन पर हम हैं, हमसे भी ज्यादा लोअर स्टैंडर्ड्स हैं इसके। देखना कुछ ही दिनों में इसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये कहती है, आप लोग सही कह रही हैं, मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी। तभी मिस्टर हुआओ आते हैं और कहते हैं, कौन ऐसी घटिया बातें कर रहा है, ये मेरी वाइफ है और यहाँ रहना डिजर्व करती है। तुम बहुत ज्यादा बात करती हो, शायद तुम्हारी जुबान बहुत ही ज्यादा यूजलेस हो गई है। वो किसी को बुलाते हैं, कहते हैं इस लड़की की जुबान खींचकर बाहर निकाल दो, और उस लड़की को यहाँ से ले जाया जाता है। मिस्टर हुआओ ऑर्डर देते हैं कि दोबारा कभी किसी ने मेरी वाइफ की डिसरिस्पेक्ट की तो उसके साथ भी यही होगा। तभी ग्रैंडमा यहाँ आती है और कहती है, बेटा तुम्हारा वेलकम। ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम मेरी प्रीशियस ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो और तुम आज के बाद मुझे ग्रैंडमा पुकारोगी। तुम्हारा आज पहला दिन है ना, ये कंगन पकड़ो, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जियांग मना करती है, लेकिन ग्रैंडमा कहती है, ये हमारे फैमिली का बैंगल है, तुम्हें पहनना जरूरी है। हुआओ फैमिली की सारी बहुएं ने पहनी है, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी खूबसूरती भी ढल रही है, इसकी जरूरत अब तुम्हें है, क्योंकि तुम्हारे हाथों में देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। मिस्टर हुआओ कहते हैं कि आप ओल्ड हाउस में क्यों नहीं चली जाती, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो ये कहती हैं कि मैंने कैलकुलेट किया था, मुझे पता था कि ये आज ही आने वाली है, इसीलिए मैं सुबह से यहाँ आ गई और इसका इंतजार कर रही थी। ग्रैंडमा कहती हैं, एंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास एक से एक ड्रामा है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। लेकिन मिस्टर हुआ इसे पकड़ लेते हैं और सोचते हैं दोबारा से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। वो ग्रैंडमा से कहता है, ये प्रेग्नेंट है, इसे रेस्ट करने की जरूरत है। ग्रैंडमा कहती है, मुझे माफ करना, मैं तो भूल ही गई थी कि ये ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है, इसे रेस्ट करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इतनी बड़ी खुशखबरी है, मैं जा रही हूँ 1 बिलियन डोनेट करने के लिए। ऐसा कहकर वो चली जाती है। मेड कहती है, मैडम आपका कमरा ऊपर है। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाती है। मिस्टर हुआओ सोच रहे होते हैं, इसकी शरीर की खुशबू इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है। दूसरी तरफ जियांग सोचती है, मेरा कमरा पिंक क्यों है। मेड कहती है, सर ने कहा था कि आप अभी बहुत ही यंग हैं, इसीलिए कमरा का कलर पिंक है। बहुत ही महंगे डिजाइनर हायर करके इस बेडरूम में डिजाइन करवाया गया स्पेशली आपके लिए। ये हैरान होती है कि मिस्टर हुआओ ने मेरे लिए इतना ज्यादा एफर्ट्स किया। मेड कहती है, ये सिर्फ आपका बेडरूम है और सर का बेडरूम दूसरा है। मनी मन में सोचती है, थैंक गॉड, कम से कम हम अलग अलग कमरे में तो सोएंगे। नेक्स्ट सीन में मेड कहती है, यहाँ पर आपके लिए नहाने वाला पानी तैयार किया गया है, कोई जरूरत हो तो मुझे आवाज दीजिएगा, तब तक आप एंजॉय करिए। सोचती है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, वैसे तो ये मेरा कमरा है, कोई नहीं आएगा। ये पेंडेंट उतारती है, कपड़ा उतारती है। दूसरी तरफ मिस्टर हुआओ सोच रहे होते हैं, दवा तो मेरे पास है, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि ये दवा मैं अपने हाथों से उसे लगाऊंगा। वो दवा लगाने के लिए उसके कमरे में आ जाते हैं और मिस्टर हुआओ को वो खुशबू दोबारा से आती है। वो दोबारा से पागल होने लग जाते हैं और वो अपना कपड़ा खोलने लग जाते हैं। मिस्टर हुआओ को देखकर ये डर जाती है और सवाल करती है, आप यहाँ क्यों आए हैं। मिस्टर हुआओ मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे इसने नशीली पदार्थ दी और अब इनोसेंट बनने का नाटक कर रही है। एंड देन पकड़कर किस करना शुरू कर देते हैं। ये सोचती है, इसके ऊपर मेरे खुशबू का असर हो गया है। मिस्टर जाओ इसके काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। कहते हैं, तुम्हारा जेनिटल एरिया इतना ज्यादा डैमेज हो गया है, फिर भी तुमने मुझे नशीली पदार्थ दी। ये समझाने की कोशिश करती है कि दरअसल ये मेरी शरीर की खुशबू है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनते और कहते हैं, मुझे सेटिस्फाई करना तुम्हारी ड्यूटी है क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। एंड देन इन दोनों के बीच में दोबारा से रोमांस हो जाता है, यानी कि इंटीमेसी हो जाती है। डॉक्टर के मना करने के बाद भी सुबह सुबह ये उठती है और कहती है, अब मैं क्या करूं, ये तो रात भर मेरे साथ यही सो गया। ये भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर हुआओ कहते हैं, रात को तो तुम बहुत भयंकर गेम खेल रही थी, लेकिन सुबह सुबह भाग रही हो। ये कहती है, मुझे काम पर जाना है। मिस्टर हुआओ कहते हैं, मेरे यहाँ रहकर तुम्हें काम की चिंता पड़ी है। तभी मेड यहाँ कपड़े लेकर आ जाती है। मिस्टर हुआओ गुस्सा करते हैं कि तुम लोग अंदर कैसे आए। तो ये कहती है, प्लीज उन लोगों पर गुस्सा मत करिए, मुझे काम पर जाना है, तैयार होना पड़ेगा। मिस्टर हुआओ मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने इसे 1 बिलियन देने के लिए भी तैयार हो गया हूँ और तो और इसे 10 बिलियन भी दिलाया है, लेकिन इसके पास इतने पैसे होने के बावजूद भी ये छोटी सी जॉब क्यों करना चाहती है। जियांग जो कि मन में सोच रही होती है, 1 लाख युआन का प्रॉमिस करके मुझे दिया नहीं और बड़ा आए हैं रोकने वाले। मेड कहती है, मैडम आपके लिए 10 सबसे महंगे डिजाइनर द्वारा ड्रेस किए हुए डिजाइन है, आप बताइए कौन सा पहनेंगी, अगर दूसरे चाहिए तो दूसरे भी आ सकते हैं। जियांग कहती है, नहीं नहीं, कोई सा भी इसमें से नॉर्मल सा दे दो। मेड कहती है, मैडम हम आपको कपड़े पहनने में भी हेल्प करेंगे, इसीलिए तो हमें रखा गया है। लेकिन जियांग कहती है, नहीं नहीं। मिस्टर हुआओ कहते हैं, तुम लोग जाओ, इसे कपड़े पहनने में मैं मदद करूंगा। इनके जाने के बाद जियांग
जियांग सोच रही होती है कि कैसा आदमी है, इसे जानना चाहिए, लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह यहाँ बैठा हुआ है। कोई नहीं, मैं फिर भी तैयार होंगी, मुझे जॉब पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर हुआ मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि ये अपनी खूबसूरती के जाल में मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। ऐसे मुस्कुरा कर कोई नहीं, वो उसका कपड़ा खोलते हैं, कहते हैं चलो तुम्हारा कपड़ा चेंज करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियांग बैठकर सोच रही होती है कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन फिर भी इसने मुझे कपड़े पहनाए, कितनी एम्बैरेसिंग है ये। मिस्टर हुआ कहते हैं शांति से बैठकर मन ही मन में क्या तुम मुझे बद्दुआएं दे रही हो? तो जियांग कहती है नहीं नहीं, आप मेरे बॉस हैं, मैं आपको बद्दुआएं कैसे दे सकती हूँ। तभी अचानक से गाड़ी के सामने कोई लड़की आती है। ड्राइवर बताता है कि ये लड़की नर्सिंग डिपार्टमेंट से ड्यूक की डायरेक्टर है। पता नहीं अचानक से ये आपके कार के सामने क्यों आ गई। ये सुनकर ये हैरान हो जाती है और कहती है डिप्टी डायरेक्टर नर्सिंग डिपार्टमेंट से। ये मिस्टर हुआओ के पैरों के बीच में छुप जाती है। मिस्टर हुआओ को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। ये लड़की मिस्टर हुआओ को हेलो कहती है, मेरा नाम शू लिंगलिंग है, नर्सिंग डिपार्टमेंट की ड्यूटी लीडर हूँ मैं, वो भी हुआओ हॉस्पिटल में। मेरे पापा का नाम शू तुजू है, हुआओ फैमिली बिजनेस के जनरल मैनेजर। क्या आपको याद है? मिस्टर हुआओ नहीं बोलते हैं। ये कहती है कोई बात नहीं, आप भूल गए होंगे, आपके लिए मैंने अपने हाथों से केक बनाया है, आपको ट्राई करना चाहिए। मिस्टर हुआओ कहते हैं तुम्हें केक बनाना पसंद है ना, मैं तुम्हें हुआओ फैमिली में भेज सकता हूँ खाना पीना बनाने के लिए। नर्सिंग डिपार्टमेंट में तुम क्या कर रही हो? ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। जिसके बाद हुआओ जियांग को बोलता है कि अब उठो यहाँ से। हुआओ कहते हैं कि जब तुमने कुछ किया नहीं है तो तुम छुप क्यों रही थी? ये कहती है कि वो मेरी सीनियर है, अगर वो मुझे आपके साथ देख लेंगी तो क्या सोचेंगी? तो हुआओ कहता है तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या मैं इतना बेकार हूँ कि तुम मुझे कहीं पर भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकती? तो ये बताती है शायद आपको पता नहीं, हुआओ हॉस्पिटल में डेटिंग करना मना है। ये सुनकर ये हैरान हो जाते हैं। तभी ये कहती है यहीं पर रोक लीजिए, ज्यादा अंदर मत लेके जाइएगा। जिसके बाद ये बाय कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ शू लिंगलिंग से एक नर्स कहती है मैंने आपको मिस्टर हुआओ से बात करते हुए देखा, आप बहुत अच्छे से बातचीत कर रही थी। ये कहती है हाँ, मैंने तो अपने हाथों से बनाया हुआ केक भी उन्हें दिया है। दूसरी नर्स कहती है कि अब सेन शुमान तो यहाँ से चली गई, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैडम लिंगलिंग ही हुआओ की बीवी बनेंगी। जिसके बाद यहाँ जियांग आती है, अपना अटेंडेंस लगाती है, लेकिन शू लिंग इसे रोकती है और कहती है तुम अटेंडेंस नहीं लगा सकती क्योंकि तुम लेट हो। लेकिन जियांग कहती है कि बट मैं तो टाइम पर आई हूँ। ये कहती है टीम लीडर मैं हूँ या फिर तुम, मैंने कह दिया तुम लेट आई हो तो लेट आई हो। ये लोग दोबारा से इसे बुली करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये अपने आप को समझती क्या है, बॉस की वाइफ समझती है, देखो तो जरा कितना बन ठन के आई है। ये मर्दों को सिड्यूस करने के लिए कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकती है। मैंने तो ये भी सुना है कि एक रात में 17 मर्दों के साथ सो चुकी है, भला इसके अंदर इतनी ताकत आती कहाँ से है? दूसरी नर्स कहती है मैंने सुना है वार्ड नंबर 36 में एक एड्स पेशेंट आया हुआ है। यहाँ एक नर्स कह रही है कि वो पेशेंट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए उसको हम जियांग के लिए छोड़ देते हैं। लीडर कहती है हाँ तुम उसका केयर करोगी, यहाँ खड़ी होकर देख क्या रही हो? ये कहती है मैं सिर्फ नर्स हूँ, एड्स पेशेंट का ख्याल रखने के लिए सीनियर नर्स की जरूरत होती है, मैं नहीं जा सकती, ये तो अलाउ नहीं होना चाहिए। ये कहती है कि मैं यहाँ पर डेप्टी हेड हूँ, मैं जो ऑर्डर दूँ वही होगा। यहाँ पर दूसरी नर्स कहती है यहाँ पर खड़ी होकर टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, देखो इसमें एड्स का ब्लड है, बोले तो मैं तुम्हारे ऊपर डाल दूँ, तुम्हें जाना ही पड़ेगा उस पेशेंट का केयर करने के लिए। ये सब देखकर जियांग यहाँ से भागना शुरू करती है, लेकिन सारी नर्स मिलकर उसे पकड़ लेती हैं। सभी लोग इसे पकड़कर कहते हैं कि इसके बाद तो तुम्हारी जान ही चली जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लीडर कहती है लेकिन इसके शरीर पर कोई चोट नहीं है, आखिर हम ये खून डाले कहाँ जिससे ये इन्फेक्टेड हो जाए? तो एक नर्स कहती है इसके प्राइवेट पार्ट में डालो, मजा आ जाएगा। तो लीडर कहती है तुमने तो बड़ी बढ़िया बात बोली है, इसका स्कर्ट उठाओ। ये लोग इसे लिटाते हैं और हाथ पैर पकड़ते हैं और ब्लड डालने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी मिस्टर फू यहाँ आ जाते हैं। मिस्टर हुआओ कहते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो लीडर कहती है इस लड़की ने हमारी कंपनी के रूल्स तोड़े हैं, ये यहाँ लेट आई थी इसीलिए मैं इसे पनिश कर रही थी। मिस्टर हुआओ कहते हैं तुम पनिशमेंट देने वाली होती कौन हो, चलो अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। मिस्टर हुआओ कहते हैं तुम्हारे हाथ में क्या है? तो ये कहती है ये पेशेंट का प्लाज्मा है। मिस्टर हुआओ कहते हैं मुझे बेवकूफ मत बनाओ, लेबोरेटरी में प्लाज्मा नहीं भेजा जाता है, तुम लोग मुझसे क्या छुपा रही हो? मिस्टर हुआओ कहते हैं अगर ये नॉर्मल ब्लड है तो चलो पियो। कहती है नहीं नहीं मैं नहीं पी सकती, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए। मिस्टर हुआओ कहते हैं मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, तुम्हें ये पीना पड़ेगा। वो सर पकड़ती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन ये चीज पीने लायक नहीं है। ये बताती है कि ये प्लाज्मा है एड्स पेशेंट्स का और ये पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैं सच में इसके जेनिटल्स में ये नहीं डालने वाली थी, मैं तो सिर्फ इसे डराने की कोशिश कर रही थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। ये सब सुनने के बाद मिस्टर हुआओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। कहते हैं तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की भी। असिस्टेंट
जाता है। कहता है मिस्टर हुआ चिंता मत करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस ब्लड का एक एक बूंद मैं इसके शरीर के अंदर डाल दूं। जिसके बाद मिस्टर हुआ जियांग को गोद में उठाते हैं। यहाँ वो सारी नर्स को रेजिग्नेशन देने के लिए बोल देते हैं। सभी लोग कहती हैं कि अब क्या करें, हम सभी को फायर कर दिया गया, जियांग की वजह से हमारी जॉब चली गई। एक नर्स कहती है कि इसकी वजह से मेरी जॉब गई है, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। वो लियो नाम का लड़का जो कि इसके पीछे पागल था, अब उसी के पास जाकर हम कुछ कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये कहती है प्लीज मुझे नीचे उतारो। मिस्टर हुआ इसके दोनों पैरों को स्प्रेड करते हैं। ये कहती है देखो अभी ये सब करने का टाइम नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है। तो फिर ये कहते हैं कि मैं मेडिसिन लगा रहा हूँ, चिंता मत करो। कहती है अच्छा ये तो मैं खुद से भी लगा सकती हूँ। ये कहती है अगर तुम लगा ही रहे हो तो प्लीज थोड़ा जेंटल लगाना। लेकिन यहाँ मिस्टर हुआ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और कहते हैं तुम इतना ज्यादा स्वीट क्यों हो, और इसे दोबारा से किस करना शुरू कर देते हैं। मिस्टर हुआ कह रहे होते हैं मुझे हस्बैंड बोलो, और किस किए जा रहे होते हैं। तभी यहाँ एक लड़की आ जाती है। इसे देखकर जियांग शर्माते हुए भागती है। इस लड़की का नाम है बाइकिंग क्यान। बताती है कि आजकल चल क्या रहा है, इतने लंबे टाइम बाद मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करके आई हूँ। ये कहती है तुम भूले तो नहीं होना कि हम बचपन के स्वीट हार्ट हैं। तो ये कहता है जो भी था बचपन में था, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, और अगर तुम्हें काम वाम करना है तो ये हॉस्पिटल यहाँ पर है, तुम यहाँ पर आकर काम कर सकती हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कहती है ठीक है, लेकिन क्या आज रात को हम डिनर पर चल सकते हैं। ये कहता है नहीं मैं बिजी हूँ, जाओ तुम चंचन के साथ। ये हैरान होती है, कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन उस लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। मिस्टर हुआ मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि सीक्रेट मैरिज हुई है, उसकी आइडेंटिटी रिवील करना जरूरी नहीं है। तो ये कहते हैं मेरे प्राइवेसी में घुसने की कोशिश मत करो, मैं क्यों बताऊं कि वो मेरी क्या लगती है। ये मन ही मन में सोचती है जरूर मिस्टर हुआ उस लड़की के साथ टाइम पास कर रहे होते हैं। अगर वो लड़की इम्पोर्टेंट होती तो मिस्टर हुआ जरूर उसका नाम बताते या रिलेशनशिप के बारे में बताते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियांग वापस से नर्स का काम कर रही होती है। दूसरी नर्स आकर कोई इमरजेंसी बताकर चलने के लिए कहती है। ये कहती है मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो नर्स कहती है आधी से ज्यादा नर्स को तो यहाँ से फायर कर दिया गया है, मिस्टर हुआ ने सबको हटा दिया है, एक ही दो तो बचे हुए हैं, जल्दी से उसके पास चलो नहीं तो वो बच नहीं पाएगा। जब ये कमरे में पेशेंट को चेक करने के लिए आती है तो ये वही घटिया डॉक्टर होता है और इसे पकड़कर बेड पर पटक देता है। ये कहती है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन डॉक्टर कहता है बड़े मुश्किल के बाद तो तुम मुझे मिली हो। दूसरी तरफ हम मिस्टर हुआ को देखते हैं। यहाँ बाइकिंग उसे देखकर यही सोच रही होती है कि मैं चाहे इसे जितनी दफा देख लूं, ये बहुत ही हैंडसम है। दूसरी नर्स कहती है वैसे वो कभी भी कैफेटेरिया में नहीं आते हैं, कहीं वो यहाँ पर बाइकिंग की वजह से तो नहीं आए हैं। दूसरी नर्स कहती है हाँ मैंने भी सुना है कि बाइकिंग एंड मिस्टर हुआ बचपन में चाइल्डहुड स्वीट हार्ट थे। दूसरी नर्स कहती है हाँ बाइकिंग और हुआ दोनों लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच लगते हैं। बाई कहती है प्लीज शांत हो जाओ, ऐसी बातें करना बंद करो। नर्स कहती है देखो डॉक्टर बाई वो आपको ही देखने आए हैं, जाकर उन्हें हेलो कहो। यहाँ मिस्टर हुआ कहते हैं कि जियांग अभी तक कैफेटेरिया में आई क्यों नहीं। असिस्टेंट कहता है शायद वो अपने काम में बिजी होंगी, इसलिए शायद वो नहीं आई है। मिस्टर हुआ सोचते हैं कि प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी अपना ख्याल नहीं रखती, इतना कौन काम पर ध्यान देता है। यहाँ बाई जाती है मिस्टर हुआ को हेलो कहने के लिए, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं। खैर दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं। डॉक्टर उसके साथ जबरदस्ती कह रहा होता है और कहता है आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहती है मुझे जाने दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये आदमी कहता है मेरे बुजुर्ग कहते थे कि प्रेग्नेंट वुमन के साथ सोने के बाद गुड लक आता है। ये कहती है मेरा बच्चा मिस्टर हुआ का है। ये सुनकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। दूर भागती है और कहती है मेरे पेट में मिस्टर हुआ का बेटा है, अगर तुम लोगों ने मुझे हर्ट करने की कोशिश की तब वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। डॉक्टर कहता है हम लोगों को तुम पागल बना रही हो, हुआ फैमिली का सिर्फ एक ही बेटा है 18 साल से, 18 जनरेशन से, तो तुम उसके साथ कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो। अगर तुम उस खानदान को वारिस देती ना तो तुम यहाँ जॉब नहीं करती, वो लोग तुम्हारी पूजा करते। मिस्टर हुआ के बारे में सोचना बंद करो और चलो मेरी विश करो, मैं कम से कम तुम्हारे को प्रमोशन कर दूंगा। वो उसके साथ दोबारा से जबरदस्ती करने लगता है और तो और गला दबाना शुरू कर देता है। तभी मिस्टर हुआ यहाँ आते हैं और उसे एक लात मारते हैं। कहती है थैंक गॉड तुम यहाँ पर आ गए। मिस्टर हुआ नर्स को देखकर कहते हैं कि तू फिर से यहाँ पर आ गई, लगता है इस बार तेरी जान लेनी पड़ेगी। ये कहती है नहीं मिस्टर हुआ मुझे माफ कर दो, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, इन लोगों ने मुझे टारगेट किया है। जियांग कहती है मुझे माफ कर दो, अपनी जान बचाने के चक्कर में मैंने ये कह दिया कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, और ऐसा कहकर ये बेहोश हो जाती है। मिस्टर हुआ ऑर्डर देते हैं इस डॉक्टर के हाथ पैर तोड़ देने के, और तो और प्राइवेट प्लेन से इसे अफ्रीका भेज दो। इन लोगों को यहाँ से ले जाया जाता है और फिर मिस्टर हुआ जियांग को लेकर निकलते हैं, लेकिन बाइकिंग ऐसा होते हुए देख लेती है, उसे काफी जेलसी फील होती है। जियांग होश में नहीं आ रही होती, इसीलिए मिस्टर हुआ ऑर्डर देते हैं जल्दी जाकर डॉक्टर को बुला कर लेकर आओ। जिसके बाद डॉक्टर आती है, कहती है मैडम को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इनका खान पीन अच्छा नहीं है, इनको मेल न्यूट्रिशन हो गया है, यानी कि बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। मैंने इनको मेडिटेशन दे दिया है, जल्दी ये उठ जाएंगी।
लेकिन इनके लिए केयर की काफी ज्यादा जरूरत है। मिस्टर हुआ कहते हैं तुमने ही तो मुझे नशीली पदार्थ दी थी, इसीलिए तो हम दोनों के बीच में दोस्ती हुई। तुम पैसों के लिए कुछ भी करती हो, इतना ज्यादा मेहनत करती हो, तुम्हें पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत है, लेकिन फिर भी मुझे तो तुमसे नफरत करना चाहिए ना, मुझे तुम पर दया क्यों आती है। जियांग यहाँ बेहोशी हालत में कहती है प्लीज मुझसे दूर रहो, प्लीज मुझे हाथ मत लगाओ। मिस्टर जियांग कहते हैं डोंट वरी, तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा। वेल नेक्स्ट सीन में यहाँ मिलती है बाइकिंग। कहती है मिस जियांग ठीक है क्या। मिस्टर हुआ कहते हैं मैं अपने लोगों का ख्याल अच्छे से रखता हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाइकिंग कहती है नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, बेचारी को बहुत ही लोग परेशान करते हैं, बुली करते हैं, मुझे उसके लिए सॉरी फील हो रहा था। बाइकिंग कहती है जब उस लड़की के साथ इतना ज्यादा गलत हो ही रहा है, वो नर्सिंग डिपार्टमेंट में है, तो उसे तुम मेरे साथ क्यों नहीं भेज देते, मैं उसे असिस्ट कर दूंगी, मेरे आसपास रहेगी तो लोग उसे परेशान भी नहीं करेंगे। मिस्टर हुआ कहते हैं नहीं, मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ। तो बाइकिंग कहती है कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं है कि मैं उससे बुली करूंगी। मिस्टर हुआ कहते हैं नहीं, वो उस लड़की के लिए मैं कोई पर्सनल डिसीजन नहीं ले सकता। ये सुनने के बाद ये लड़की सोचती है अगर मिस्टर हुआ चाहे तो वो क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस लड़की के लिए ये इतना ज्यादा केयरिंग हो रहे हैं, इस जियांग की तो खैर नहीं, एक बार मेरे हाथ लग जाए बस। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब ये बात जियांग को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है सच में मैं बाइकिंग की असिस्टेंट बनना चाहूंगी। मिस्टर हुआ सवाल करते हैं क्यों, तो ये बताती है क्योंकि वो हार्वर्ड से पढ़ाई करके आई हैं और अगर उनके आसपास रहूंगी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद मेरी सैलरी थोड़ी अच्छी हो जाएगी और मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा क्योंकि वो एक डॉक्टर जो हैं। तभी मिस्टर हुआ कहते हैं कि तुम बहुत बातें करती हो, अभी तक कोई डॉक्टर आया क्यों नहीं तुम्हारे हाथों पर दवा लगाने के लिए। जियांग सोचती है ये इतना ज्यादा केयरिंग क्यों होता है। तभी एक डॉक्टर आते हैं, कहते हैं दवा लगाने का टाइम हो गया। मिस्टर हुआ कहते हैं कि मैंने ऑर्डर दिया था कि इसके लिए लेडीज डॉक्टर लाई जाए, ऑलरेडी ये बहुत परेशान है। तो वो कहता है ठीक है मैं कोई लेडीज डॉक्टर भेजता हूँ। मिस्टर हुआ कहते हैं रहने दो, अब दवा मुझे दो, मैं खुद लगा दूंगा। जिसके बाद मिस्टर हुआ अपने हाथों से इसे दवा लगाते हैं। दवा लगाने के बाद जियांग कहती है मुझे शावर लेना है, आई थिंक तुम्हें बाहर जाना चाहिए। लेकिन मिस्टर हुआ कहते हैं तुम्हारे हाथों में चोट लगा है, मेरा बाहर जाना ठीक नहीं होगा, तो चलो मैं हेल्प करूं। और ये इसे गोद में उठा लेते हैं और बाथरूम में लाकर इसके कपड़े खोलने लग जाते हैं। यहाँ मिस्टर हुआ तो फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं और किस करने की कोशिश करते हैं। जियांग सोच रही होती है ये अक्सर मुझसे ऐसे मीठी मीठी बातें क्यों करता है और फ्लर्ट करने के इसको रास्ते कैसे मिल जाते हैं, जबकि मैं कभी इसे अटेंशन भी नहीं देती। मिस्टर हुआ कहते हैं तुम इतनी ज्यादा शर्मा क्यों रही हो और तुमने अपना हाथ क्यों बांध रखा है, चलो जल्दी से कपड़े खोलो और नहा लो, जिसके बाद मुझे तुम्हें दोबारा से दवा लगाना पड़ेगा। जिसके बाद ये जियांग के पूरे कपड़े उतार देते हैं। जियांग कहती है क्या तुम कपड़े पहन कर ही नहाते हो, अक्सर मैं तुम्हें ऐसा करते हुए देखती हूँ। यहाँ वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं क्योंकि इन्हें डॉक्टर की बात याद आ जाती है और ये कहते हैं कि मैं नेक्स्ट रूम में शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में जियांग कहती है वेल थैंक यू बार बार मुझे मेडिसिन लगाने के लिए, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, अब मैं काम पे जा रही हूँ। मिस्टर हुआ कहते हैं ये इतना जोर से भागती है जैसे लगता है कि मैं इसे खा ही जाऊंगा। इसे यहाँ से निकलता हुआ देख लेती है बाइकिंग और कहती है कि ये बार बार जाती है मिस्टर हुआ को सिड्यूस करने के लिए, दिन दिहाड़े मिस्टर हुआ को सिड्यूस कर रही है, देखती जाओ मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। जियांग कहती है मैडम मुझे सुनने में आया था कि आप मुझे अपनी असिस्टेंट बनाना चाहती हैं। तो बाय कहती है हाँ हाँ ये बिल्कुल सच है, चलो चलो मेरे साथ चलो। जिसके बाद बाय इसे लिख कर देती है कि बेड नंबर 3 पर पेशेंट को एक इंजेक्शन देना है 30 mg ऑफ डायोक्सिन। जियांग कहती है बट ये तो बहुत ही ज्यादा डोज है। तो बाय कहती है डॉक्टर मैं हूँ या डॉक्टर तुम हो, 30 mg का मतलब 30 mg, लेट नहीं होना चाहिए नहीं तो पेशेंट की कंडीशन खराब हो जाएगी। जियांग कहती है वेल हमारे हॉस्पिटल में एक और रूल है, मैं किसी को इंजेक्शन नहीं दे सकती। बाय कहती है देखो अभी अभी तुम मेरे साथ काम करना शुरू की हो, मुझे इतना सवाल जवाब नहीं पसंद है और मैं कोई नर्स नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, मैं कोई नर्स नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ काम कर रही हो। ये कहती है ठीक है मैडम एंड देन यहाँ से चली जाती है। बाई मन ही मन में सोच रही होती है कि इसके बाद तो तुम बेटा बहुत ही भयंकर फंसने वाली हो कि डायरेक्टली तुम्हें जेल होगी। और जियांग आकर पेशेंट को इंजेक्शन लगा देती है। तभी सुनने में आता है कि पेशेंट की कंडीशन खराब हो रही है। ये सुनकर जियांग हैरान हो जाती है और दूसरी तरफ बाई ये सब देखकर हंस रही होती है और कहती है कि अब तो तुम्हें मिस्टर हुआ भी नहीं बचा सकते। दूसरी तरफ सीनियर डॉक्टर सवाल करते हैं बाइकिंग से कि वो पेशेंट बिल्कुल ठीक था, उसके हार्ट बीट नॉर्मल थे, कल तक वो डिस्चार्ज होने वाला था, तो अचानक से उसके साथ ये सब क्या हो गया। बाइकिंग कहती है प्लीज मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करिए, ये लड़की मेरी असिस्टेंट है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ इसने ही किया है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम एल्डेस्ट डॉटर हो बाई फैमिली की, हार्वर्ड स्कूल से हाई अचीवमेंट की स्टूडेंट हो, तुम बहुत ही बड़ी बड़ी स्टडी करके आई हो और तो और मिस्टर हुआ की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट भी हो, मे भी शायद तुम फ्यूचर में मिसेस
मिसेस हुआ भी बन सकती हो, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो। जिसके बाद वो सीधा जियांग के ऊपर बरसते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। जियांग कहती है मैंने सिर्फ ऑर्डर फॉलो किया है जो कि मैडम बाई ने मुझे दिया था। तो बाई किंग कहती है चुप करो, मैं तुम्हें ऐसे घटिया ऑर्डर कैसे दे सकती हूँ, मैं कोई गवार थोड़ी ना हूँ। यहाँ आसपास बैठे हुए डॉक्टर्स इसके बारे में बात करते हैं कि पहले की कुछ नर्सेस इसके बारे में कहती थी कि आदमियों के साथ सोती है, पेशेंट्स को सेड्यूस करती है, ऐसी नर्स को हमारे हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए। मैंने तो ये भी सुना है कि डायरेक्टर लियू को इसी की वजह से डिसमिस कर दिया गया। जियांग कहती है प्लीज मुझसे बिना बात किए मेरे बारे में ऐसा जजमेंट मत दीजिए, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने नहीं किया, मुझे जो ऑर्डर मिला मैंने वही किया। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी और अब हम पुलिस को बुलाकर एक्शन लेंगे। तभी मिस्टर हुआ शियांग की एंट्री होती है। यहाँ पर सीनियर डॉक्टर कहते हैं कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लीज आइए बैठिए। मिस्टर हुआ सवाल करते हैं कि जियांग को खड़ा करके क्या सवाल जवाब किया जा रहा है। तभी खड़ी होती है बाई किंग और कहती है मैंने इसे ऑर्डर दिया था इंजेक्शन लगाने के लिए और इसने उल्टा सीधा काम कर दिया, पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। वो जियांग से सवाल करते हैं तो जियांग कहती है मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, मैंने इनको मना किया था कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन ये बहुत ही पढ़ी लिखी डॉक्टर है, इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ इसीलिए मैंने ऐसा करा और अब ये मुझे बोल रहे हैं कि इन सब में मेरी गलती है। बाई कहती है देखो मैं जानती हूँ तुमने गलती की है, लेकिन तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि तुमने गलती की है। मैंने तुम्हें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए थे तुमने वो इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो किए, अगर वो करती तो वो पेशेंट परेशान नहीं होता। जियांग कहती है आप ऐसे झूठ कैसे बोल सकती है। तो बाई किंग कहती है देखो मैंने तो पेपर में भी लिखा है कि तुम्हें 3 mg देना था, लेकिन तुमने 30 दे दिया, ये तो सरासर इंसान को मारने की कोशिश है। जियांग कहती है बहुत हो गया, मैंने 3 mg दिया था, मैंने कोई रूल नहीं तोड़े हैं। ये सुनने के बाद बाई कहती है बट मैंने तो 30 mg बोला था। ये सुनकर सभी के सामने ये प्रूफ हो जाता है कि बाई ही चालबाज लड़की है। बाई कहती है मुझे माफ करना, मेरी जुबान स्लिप हो गया, मैं 3 mg बोल रही थी। मिस्टर हुआ कहते हैं क्या मेरे माथे पर स्टूपिड लिखा हुआ है, क्या मुझे चीजें समझ में नहीं आती। मैं तो जियांग को तुम्हारे साथ नहीं भेजना चाहता था, लेकिन जियांग इतनी इनोसेंट है जो कि तुम्हारी असिस्टेंट बनना चाहती थी। ये लोग सवाल करते हैं फिर पेशेंट की कंडीशन क्यों खराब हुई है। तो दूसरा डॉक्टर बताता है पेशेंट की कंडीशन खराब हुई है स्मोकिंग करने की वजह से। मिस्टर हॉ यहाँ ऑर्डर देते हैं कि बाई किंग हमें तुम्हारे जैसे लड़की की कोई जरूरत नहीं है हमारे हॉस्पिटल में। और तो और बाई किंग के साथ साथ वो सारे डॉक्टर को डिसमिस कर देते हैं। डॉक्टर रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज हमें डिसमिस मत करिए। ये लोग यहाँ से डिसमिस हो जाते हैं। मिस्टर हुआ मनी मन में सोच रहे होते हैं कि सच में ये लड़की बहुत इंटेलिजेंट है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ नर्स आपस में बात करती हैं कि हॉस्पिटल में फिर से कुछ अजीब हरकत हुई है, डीन और कुछ कलीग्स को यहाँ से फायर कर दिया गया है और तो और बाई किंग को भी निकाल दिया गया जो कि मिस्टर हुआ की बचपन की स्वीट हार्ट है। ऐसा कैसे हो सकता है, मिस्टर हुआ इतना टफ कंडीशन कैसे ले सकते हैं। ये सब सुनने के बाद जियांग सोचती है मिस्टर हुआ आजकल थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं, गुस्सा है, शायद वो इसीलिए गुस्सा है क्योंकि उन्होंने अपनी बचपन की स्वीट हार्ट को फायर कर दिया है। लेकिन ये बात मुझे क्यों बुरा लग रही है, मैंने थोड़ी ना मिस बाई को ऑफेंड किया है। तभी असिस्टेंट आता है और मैडम मैडम करने लगता है। तो ये कहती है सर प्लीज मुझे यहाँ पर मैडम मत बोलिए, नहीं तो सभी लोग गॉसिप करने लग जाएंगे। तो ये कहता है ठीक है मैडम मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये लीजिए ये मिस्टर हुआ ने आपके लिए अरेंज कराया है, इसमें न्यूट्रिशन भरा खाना है, आपको अकेले खाना होगा, आपके और बेबी के लिए बिल्कुल हेल्दी खाना। ये कहती है अरे कैफेटेरिया में भी तो खाना मिल जाता है, ये करने की क्या जरूरत थी। तो ये कहता है नहीं नहीं ये तो न्यूट्रिशनिस्ट ने बनाया है स्पेशली आपके लिए, आपके डाइट प्लान के हिसाब से। जिसके बाद ये अपना खाना खाना शुरू करती है और यहाँ पर इसके लिए ढेर सारा खाना आया होता है, लेकिन तभी ये पहला निवाला भी नहीं खाती। तभी नर्स आ जाती है और कहती है तुम यहाँ बैठ कर क्या कर रही हो, तुम इतना महंगा खाना कैसे खा सकती हो, कहीं तुमने कोई लॉटरी वगैरह तो नहीं जीत लिया ना। तो ये बताती है नहीं नहीं मेरी तबीयत थोड़ी खराब है इसीलिए मुझे ये सब खाना पड़ रहा है, डॉक्टर ने मुझे ये सब खाने के लिए बोला है, इसीलिए मैंने अपना इतना पैसा लगाकर इतना महंगा खाना लिया है। तो नर्स कहती है अच्छा लेकिन फिर ये टिफिन बॉक्स इतना महंगा क्यों है। ये लंच बॉक्स स्पेशली इटली से बनकर आया है, इसका कॉस्ट है 1 लाख युआन। तुम क्या कर रही हो, हमें बताओगी नहीं क्या, कुछ तो दाल में काला है। ये कहती है अरे ये तो डुप्लीकेट टिफिन है, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगी, ऑर्डर कर लेना, मेरा खाना ठंडा हो रहा है, मुझे अब खाने दो। तभी यहाँ पर सीनियर आते हैं जियांग के और वो कहती है प्लीज सीनियर साथ बैठिए। सीनियर कहते हैं मुझे सुनने में आया था कि तुम स्कूल से एब्सेंट लीव ली हो और स्कूल आना छोड़ चुकी हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जॉब वगैरह करोगी, वो भी स्कूल से छुट्टी लेकर। देखो मैंने तो अभी अभी स्कूल कम्प्लीट किया है और मैं यहाँ पर इंटर्न के तौर पर आया हूँ। वेल नेक्स्ट सीन में मिस्टर हुआ कहते हैं तुमने उसे लंच दिया तो उसने कुछ बोला क्या। तो असिस्टेंट कहता है हाँ उन्होंने बोला ना, मुझे शुक्रिया बोला। मिस्टर हुआ कहते हैं और कुछ नहीं बोला क्या। तो असिस्टेंट कहता है हाँ उन्होंने बोला कि मैं उन्हें वाइफ ना बोलूं या फिर मैं उन्हें मैडम ना बोलूं, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा। मिस्टर हुआ कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या, तो चलो चलते हैं कैफेटेरिया में, भूख लगी है तो वहीं चलो चल के खाते हैं। जिसके बाद मिस्टर हुआ कैफेटेरिया में आते हैं और जियांग को किसी और के साथ देखकर तो हैरान ही हो जाते हैं। असिस्टेंट कहता है मैंने मिस्टर हुआ को पहले कभी इतना गुस्सा नहीं देखा। ये लड़का खड़ा हो जाता है, कहता है हेलो मिस्टर जुआओ, मैं यहाँ पर नया इंटर्न हूँ, मेरा नाम है ली जाओलिन। मिस्टर हुआ मनी मन में सोच रहे
रहे होते हैं कि ये प्रेग्नेंट है और दूसरे आदमी के साथ हंस हंस के बात कर रही है और खा रही है, और मेरे आते ही इसकी बोलती बंद हो गई, खाना भी छूट गया। कहीं सच में इस लड़के को सिड्यूस करने की तैयारी तो नहीं कर रही। वो यहाँ से चले जाते हैं तो सीनियर कहता है, भला ये क्या करने आए थे यहाँ पर? वैसे तुम्हारा टिफिन देख के लग रहा है कि तुम्हारे खाने का स्टैंडर्ड काफी ज्यादा अच्छा है। तभी अचानक से इसे खाना सरक जाता है। मिस्टर हुआओ आते हैं, लेकिन तब तक सीनियर इसे पानी देता है। ये सब देखकर मिस्टर हुआओ को काफी जेलसी होती है। तभी ये जो सीनियर होता है इस लड़की की प्लेट से खाना खाने लग जाता है। मिस्टर हुआओ को काफी गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मेरी वाइफ के प्लेट से खाना खाने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन इस लड़के को कुछ समझ में नहीं आता। वो सवाल करता है कि जियांग, क्या तुमने शादी कर ली है? लेकिन तभी मिस्टर हुआओ जियांग को गोद में उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। ऑफिस में लाकर मिस्टर हुआओ जबरदस्ती उसे किस करना शुरू कर देते हैं। रोमांस करने के बाद मिस्टर हुआओ सोच रहे होते हैं कि ये सिर्फ एक नॉर्मल लड़की है, हर एक नॉर्मल लड़की की तरह। लेकिन जब भी मैं इसे किसी और से बात करते हुए देखता हूँ या किसी के करीब जाते हुए देखता हूँ तो मुझे इतनी ज्यादा जेलसी होती है। तभी ये कहती है, प्रेसिडेंट हुआ, चलिए जल्दी से कपड़े पहन लेते हैं। ये सोच रही होती है आखिर मिस्टर हुआ को हुआ क्या है, वो पहले कभी ऐसे बिहेव नहीं करते थे, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी नेक्स्ट सीन में जियांग की आंटी यहाँ आती हैं और कहती हैं, बेटा वाह, तुम तो इतने बड़े कंपनी में काम करती हो। ये कहती है, आंटी प्लीज यहाँ पर कोई ड्रामा मत कीजिएगा, मैं यहाँ पर काम करती हूँ, प्लीज मेरी इज्जत का ख्याल रखिएगा और मैं जो भी पैसे कमा रही हूँ वो मैं अपने मॉम के सर्जरी में दूंगी। आंटी कहती है, अरे बेटा, मैं यहाँ पर तुमसे पैसे नहीं मांगने आई हूँ, काम कर करके देखो तुम कितनी पतली हो गई हो। जियांग कहती है, आंटी बताइए आप यहाँ क्या करने आई हैं, आप ऐसे ही तो आई नहीं होंगी। तो ये बोलती है कि अरे बेटा, मैं तुमसे मिलने आई थी। तो जियांग कहती है, आंटी झूठ मत बोलिए। तो आंटी बताती है, तुम्हारे अंकल को लेट स्टेज कैंसर हो गया है, डॉक्टर ने कहा है जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसीलिए आखिरी दफा वो तुमसे बस मिलना चाहते थे, प्लीज मेरी खातिर चलकर अपने अंकल से मिल लो। ये सवाल करती है, मेरे अंकल की तबीयत तो हमेशा ठीक थी, अचानक से उन्हें क्या हो गया? मुझे बिलीव नहीं हो रहा। आंटी कहती है, बिलीव नहीं हो रहा तो चलकर देख लो ना, मैं अपने हस्बैंड के लिए क्यों झूठ बोलूंगी, तुम्हारे अंकल के पास कुछ ही दिन है। जिसके बाद ये मान जाती है अपने अंकल को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही ये अपने अंकल से मिलने आती है, अंकल तो इसे पकड़कर बेचने की तैयारी कर देते हैं। बदले में इन्हें ढेर सारा पैसा और फार्म मिलता है। आंटी कहती हैं, ये लड़की की फिगर काफी ज्यादा अच्छी है, आप जितने भी पैसे दे रहे हो उतने कम है, आपको तो और पैसे देने चाहिए, आप इसको ले जाकर अच्छा खासा बिजनेस भी कर सकती हैं। तभी दूसरी तरफ असिस्टेंट मिस्टर हुआ को बताता है कि दोपहर से ही मैडम नहीं मिल रही हैं। ये सुनकर मिस्टर हुआ परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर वो कहाँ जा सकती है। जिसके बाद वो ऑर्डर देते हैं कि सिटी का सर्वेलेंस चेक करो। यहाँ मिस्टर हुआ को चिंता होने लग जाती है कि कहीं वो कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, ये लोग इसे पागल के हत्थे बेचने वाले होते हैं। जियांग कहती है, ऐसा मत करो, तुम लोगों को जेल हो जाएगा। लेकिन ये लोग कहते हैं, किसी को पता चलेगा तब तो जेल होगा ना। आंटी कहती हैं कि आपको तो अभी यहाँ पर माल ट्राई कर देना चाहिए। जिसके बाद ये पागल लड़का अपना कपड़ा खोलने लगता है ताकि वो जियांग को ट्राई कर सके, और ये बहुत ही घटिया चीज होती है। लेकिन तभी मिस्टर हुआ यहाँ पहुँच जाते हैं। मिस्टर हुआ इसे उठाकर अपनी गाड़ी में लेकर आते हैं और ये कहते हैं, वो खुशबू दोबारा से क्यों आ रही है? तो ये बताती है कि वो खुशबू मेरी बॉडी की खुशबू है, वो कोई ओडर या अरोमा नहीं है। मिस्टर हुआ हैरान हो जाते हैं। जियांग कहती है, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो उस टाइम भी यही खुशबू थी, जिसकी वजह से आप मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, और वो पेंडेंट में इसीलिए पहनती थी ताकि वो खुशबू किसी को पता न लग सके। मिस्टर हुआ इसे हक कर लेते हैं। ये कहती है, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं ये चीज एक्सप्लेन कर सकूं। एंड मिस्टर हुआ इसे किस करते हैं। मिस्टर हुआ कहते हैं, तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने असिस्टेंट को बोला था तुम्हें 10 मिलियन देने के लिए। तो ये कहती है, मैंने सिर्फ 1 लाख युआन मांगा था अपनी मॉम की सर्जरी के लिए, और मुझे वो भी नहीं मिले थे। मिस्टर हुआ कहते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मॉम की सर्जरी कराऊंगा। जिसके बाद वो इसके साथ रोमांस करने लग जाते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू की वजह से मिस्टर हुआ अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। मिस्टर हुआ को वो पेंडेंट मिल जाता है। एंड देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर हुआ इसके रिलेटिव्स को पनिशमेंट देते हैं। रिलेटिव्स कहते हैं, बेटा हमें माफ कर दो, हम तो तुम्हारे अंकल आंटी लगते हैं ना, हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो ये कहती है, तुम लोग मेरे अंकल आंटी हो, लेकिन तुम लोग मुझे किसी पागल के हत्थे बेच रहे थे। जिसके बाद इन्हें ऑर्डर मिलता है एंड देन असिस्टेंट इनके ऊपर जुल्म करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर हुआ जियांग को मेडिसिन लगा रहे होते हैं और मिस्टर हुआ कहते हैं, मैंने तुम्हारी मॉम की अच्छी ट्रीटमेंट के लिए उनका ट्रांसफर करा दिया है ताकि उनका ट्रीटमेंट पूरा हो सके और कोई परेशानी ना आए, जल्दी वो ठीक हो जाएंगी। ये सुनने के बाद ये बहुत खुश होती है और कहती है, थैंक यू मिस्टर हुआ। मिस्टर हुआ कहते हैं, ये सब मेरी गलती है, अगर मुझे पहले ही ये सब पता होता तो मैं पहले ही करता, लेकिन मैं शुरू से गलत फहमी में था। ये कहते हैं, तुम्हारी खुशबू फिर से मुझे आ रही है, क्या मैं फिर से किस कर सकता हूँ? तभी ग्रैंडमा आ जाती हैं। मिस्टर हुआ कहते हैं, ग्रैंडमा आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? ग्रैंडमा कहती हैं, ओहो तुम लोगों का तो रोमांस चल रहा था, मैंने टैरेट कार्ड पढ़ा था इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, मैं अपनी बच्ची को ही ताबीज देने आई थी इसकी सेफ प्रेगनेंसी के लिए, ये देकर मैं जा रही हूँ, बाकी तुम लोग एंजॉय करो। जिसके बाद ये दोनों लोग एक दूसरे को किस करना शुरू करते हैं। समय आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि जियांग का पेट निकल आया होता है और मिस्टर उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। तभी अचानक से ये कहती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनकर मिस्टर हुआ परेशान हो जाते हैं और आवाज लगाना शुरू करते हैं कि इसे हॉस्पिटल ले चलो।
जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। हस्बैंड कहता है डोंट वरी, तुम ठीक हो जाओगी। ये कहती है मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। जिसके बाद इसे डिलीवरी रूम में ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पर ग्रैंडमा प्रे करती हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए और मिस्टर हुआओ भी। और तभी बच्चे की रोने की आवाज आती है। ये सुनकर मिस्टर हुआओ और ग्रैंडमा काफी खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर हुआओ अपनी बीवी का ख्याल रख रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ट्विंस होते हैं और यहाँ मेड ट्विंस का ख्याल रखती है। मिस्टर हुआओ यहाँ आते हैं तो जियांग कहती है आवाज मत करो नहीं तो बच्चे उठ जाएंगे। मिस्टर हुआओ इसे गोद उठा लेते हैं और कहते हैं कि बहुत तुम्हारा रेस्ट हो गया, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, अब मैं कोई मौका नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद ये इसे अपने साथ कमरे में लेके जाते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।